नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शिवरे महात्मा गांधी संस्थान के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हम चर्चा कर रहे हैं मुख्य परीक्षा 2020 और 2019 के पेपर सेकंड के पार्ट ए की। और उसी कड़ी में आज एक बहुत महत्वपूर्ण और डायनेमिक टॉपिक की हम चर्चा करेंगे जो जुड़ा है भारत में राजनीतिक दलों से और मतदाता के व्यवहार से। संक्षिप्त में इस टॉपिक को हमने नाम दिया है राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार। हम थोड़ी सी चर्चा विश्व के परिप्रेक्ष्य में करेंगे, लेकिन हमारा पूरा फोकस जो रहेगा वो भारत में पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में रहेगा और भारत के वोटर बिहेवियर के बारे में रहेगा कि भारत का मतदाता वोट देते समय किस प्रकार से अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है, भारत में पॉलिटिकल पार्टीज की स्थापना कैसे हुई, कैसे उत्पत्ति हुई और क्या होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो विचारधारा के आधार पर बनती हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सारी चीजें। देखिए, सबसे पहले हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं इनकी उत्पत्ति के बारे में क्या सिद्धांत हैं, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज कितने प्रकार की हो सकती हैं, अलग अलग आधार पर हम प्रकार देखेंगे। जैसे विचारधाराओं के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे हम, क्षेत्रीय आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे हम, दलों की संख्या के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे हम। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो आइडियोलॉजिस्ट बेसिस पर, नंबर बेसिस पर और ज्योग्राफिकल बेसिस पर विश्व के अन्य देशों से साम्य रखती हैं। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का लोकतंत्र में क्या महत्व है, उनकी क्या कार्यप्रणाली होती है। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें क्या समस्याएं हैं, क्या दोष निहित हैं। तो शुरू करते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज को। टॉपिक आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप ये अच्छे से जानते हो, और हम विगत लेक्चर्स में लोकतंत्र पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। और आप ये भी जानते हो कि लोकतंत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है चुनाव। और चुनाव जो होगा उसमें सीधी सी बात है, कुछ लोग या कुछ लोगों का समूह, जिसे हम राजनीतिक दल कहेंगे, वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि लोकतंत्र में इन पॉलिटिकल पार्टीज का कितना महत्व है, विशेषता भारत के संदर्भ में। देखिए, कुछ चीजों पे हम चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहली बात हम देखेंगे कि राजनीतिक दल होते क्या हैं, फिर हम इनकी बात करेंगे इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में, फिर हम बात करेंगे इनके प्रकार के बारे में, फिर बात आएगी इनकी विशेषताओं की, और इनके कार्य और सीमाएं। इतनी सारी बातें हम पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में करेंगे और जो मूल मुद्दा रहेगा वो रहेगा भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आखिर होती क्या है। देखिए, राजनीतिक दल के संदर्भ में जो सामान्यतः बात कही जाती है कि ये लोकतंत्र का इंजन होते हैं या लोकतंत्र रूपी गाड़ी का इंजन। अगर आप लोकतंत्र को एक गाड़ी के समान मान रहे हो, रेलगाड़ी मान रहे हो, तो जो इंजन की भूमिका होगा उस लोकतंत्र को खींचने में, उसकी संज्ञा अपने पॉलिटिकल पार्टीज को दी जाती है। और अगर इसकी सामान्य परिभाषा की बात करें तो आप ये कह सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है जो किसी मुद्दे पर समान विचारधारा रखते हैं, समान सहमति रखते हैं या एक मत होते हैं। यानी ऐसे लोगों का समूह जो विचारधारागत रूप से समान है, जिनकी किसी मुद्दे पर एक राय है और जो किन्हीं लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए एक समान एजेंडे रखते हैं, एक समान कार्य प्रणाली रखते हैं, उनको आप पॉलिटिकल पार्टीज या राजनीतिक दल कह सकते हो। तो ये सामान्यतः परिभाषा होती है राजनीतिक दलों की। अब चूंकि मैंने आपको फिर बताया कि लोकतंत्र रूपी गाड़ी का जो इंजन है वो पॉलिटिकल पार्टीज को कहा जा रहा है। भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो केंद्रीय भूमिका होती है वो होती है चुनाव की। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? जनता का शासन।
और जनता का शासन मतलब कि जनता तो खुद शासन कर नहीं सकती, जनता को कुछ प्रतिनिधियों की जरूरत होगी, और वो प्रतिनिधि हमें किसके माध्यम से मिलेंगे? चुनाव से। जब चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसे संगठन या दल होंगे जो जनता को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि भारत में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, भारत में बहुदलीय प्रणाली है, सबके अपने एजेंडे होते हैं। कुछ रिफॉर्म की बात करेगा, कुछ ऐतिहासिक जो घटनाएं हो चुकी हैं उनको सुधारने की बात करेगा, कुछ शिक्षा और समानता की बात करेगा। यानी हर पॉलिटिकल पार्टीज की एक एजेंडे होते हैं और उन एजेंडे को लेकर वो चुनाव लड़ते हैं और उस चुनाव के माध्यम से जनता उनका निर्वाचन करती है। तो लोकतंत्र में चुनाव की केंद्रीय भूमिका हो गई और इन चुनाव को आगे जो बढ़ाने का काम करेंगे वो होंगे पॉलिटिकल पार्टीज। तो एक सामान्य सी जानकारी हमने पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में की। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि पॉलिटिकल पार्टीज की आखिर उत्पत्ति कैसे हुई। तो थोड़ा समझिए, इनकी उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग सिद्धांत आपको देखने को मिलेंगे। जैसे देखिए आप, सामान्यतः 3 सिद्धांतों की मैं आज चर्चा कर लेता हूं आपसे। एक है ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत। ये पॉलिटिकल पार्टीज की उत्पत्ति के संदर्भ में हम जान रहे हैं कि एक सिद्धांत जो मिलता है वो ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत है। एक है संस्थागत सिद्धांत, और एक है विकास का सिद्धांत। यानी जो अलग अलग पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, उनका यह मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज कई कारकों से बने हैं, कई सारी थ्योरीज वो देते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें किसकी? ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत की बात करें तो इसमें आप ये जानोगे कि जो मान्यताकार हैं इसके, वो ऐसा मानते हैं कि एक समय विशेष में किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में एक प्रकार से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाता है, शासन की वैधानिकता का संकट उठ जाता है और जनता को शासन में कोई खास विश्वास नहीं रह जाता। ऐसी स्थिति में जनता से ही एक वर्ग निकलता है और एक दल के रूप में खुद को परिनिष्ठित करता है और जनता का नेतृत्व करता है। जैसे अगर मैं इसे उदाहरण से बताऊं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। आपको मालूम है ये दौर औपनिवेशिक काल का दौर था और इस दौरान ब्रिटिश हुकूमत का भारत पर शासन था और उनकी जो कार्य प्रणाली थी उससे कहीं ना कहीं भारतीय खुश नहीं थे। ऐसी स्थिति में उन्हें एक ऐसे दल की आवश्यकता थी, एक ऐसे राष्ट्रीय मंच की आवश्यकता थी जिसके माध्यम से वो अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति कर सकें और वो उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में मिला। इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की आज़ादी में भूमिका निभाई और भारत की आज़ादी की बात से लेकर आज तक लगातार एक लंबे समय तक ये सत्ता में काबिज भी रहे हैं। और इस थ्योरी के जो मान्यताकार हैं, भाई इसको मान्यता कौन देता है? तो एक नाम मिलता है पालमबोरा एवं वीनर माइनर। ये दो ऐसे राजनीतिक विशेषज्ञ होंगे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट होंगे, जिनका ऐसा मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज की उत्पत्ति ऐतिहासिक संकट का परिणाम है और इसी को हम बोलते हैं ऐतिहासिक संकट का सिद्धांत। लेकिन कुछ जो पॉलिटिकल स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये मानते हैं कि नहीं, जो पॉलिटिकल पार्टीज की उत्पत्ति हुई है वो संस्थागत सिद्धांत के आधार पर हुई है। और इसका लिए वो तर्क देते हैं कि ब्रिटेन में जो संसद है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसमें 2 हाउस हैं, एक हाउस ऑफ कॉमन और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है ये है हाउस ऑफ कॉमन, जिसे आप भारत में लोकसभा कह सकते हो, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसे आप राज्यसभा कह सकते हो।
भारत की राज्यसभा तो फिर भी बहुत शक्तिशाली है लोकसभा के संदर्भ में, अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो लोकसभा जितनी मजबूत तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत उसके पास शक्तियां हैं। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड एक प्रकार से विधान परिषद के समान है, कोई खास इसकी अहमियत नहीं है। हाउस ऑफ कॉमन जो है ये संसद काफी पहले से है, ये सदियों पुरानी संस्था है। इसमें दो गुट हुआ करते थे, दो गुट। सीधी सी बात है, अभी आप विचारधाराएं देखोगे तो समझोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी आइडियोलॉजीज होती हैं, ठीक है। कुछ ऐतिहासिक कारकों को लेकर चलना चाहते हैं और कुछ नवीन व्यवस्थाओं की बात करते हैं। तो हो सकता है कि वहां भी दो गुट रहे हों और यही दो गुट किसमें तब्दील हो गए, दो पॉलिटिकल पार्टीज। जैसे आप ये बात अच्छे से जानते हो कि ब्रिटेन में दो ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक है कंजर्वेटिव, जिसको बोलते हैं रूढ़िवादी दल, ठीक है, आप भारत का बीजेपी कह लीजिए उसे, और दूसरा होता है लेबर पार्टी, ठीक है। ये उदार दल है, इसे आप कांग्रेस की तरह रख सकते हो। हालांकि एकदम समान नहीं है, बस विचारधारा थोड़ी बहुत आपस में मिलती है इन पॉलिटिकल पार्टीज की, जो मैंने भारत के संदर्भ में एग्जाम्पल दिए। बाकी सबका अपना अपना अलग अलग एजेंडा और अपनी विचारधाराएं। तो ये हो गया संस्था का सिद्धांत कि ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन से दो गुट से पॉलिटिकल पार्टीज बनी और फिर दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज बनने लगी। एक और धड़ा है जो ये मानता है कि नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज विकास के सिद्धांत पर आधारित हैं, विकास का परिणाम है। जैसे आप जानते हो, देखिए आज का जो समाज है इसे बोलते हैं उत्तर औद्योगिक समाज। पहले होता था कृषक समाज, फिर आया औद्योगिक समाज, यानी जब कृषि की भूमिका थी तो कृषक समाज कहलाया, जब कृषि ही मूलभूत थी समाज में, आय का जरिया, रोजगार का जरिया, जीवन यापन का जरिया। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति हुई तो समाज को बोला गया औद्योगिक समाज, यानी यहाँ आर्थिक गतिविधियां, जीवन स्तर, रहन सहन सब औद्योगिक आधार पर तय होने लगा। फिर आया उत्तर औद्योगिक, जब सेवा काल ने, सेवाओं ने जीडीपी में अपना बड़ा स्थान बनाया और उद्योगों से ज्यादा महत्व सर्विस सेक्टर का हुआ, उसे बोलते हैं उत्तर औद्योगिक काल। हम बात कर रहे हैं औद्योगिक काल की, क्योंकि इसी काल में पॉलिटिकल पार्टीज बनती हुई मानी गई हैं। तो कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट या विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे समाज विकसित हुआ और औद्योगिक समाज अस्तित्व में आया तो जीवन के तरीके बदले, जीवन की आवश्यकताओं में परिवर्तन हुआ, राज्य से कल्याण की डिमांड की जाने लगी। ऐसे में कई सारे ऐसे दल अस्तित्व में आए जो लोगों के कल्याण के नाम पर सत्ता में आना चाहते थे। तो विकास के तौर पर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनी, ये बात आप समझ सकते हो। हालांकि ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड या एक्चुअल फैक्ट नहीं है कि आप इन्हीं को मानो, इनके अलावा भी बहुत से सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन जिस पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट या राजनीतिक विशेषज्ञ एक मत है वो इन्हीं सिद्धांतों को मानते हैं। तो देखो, आप लोग पॉलिटिकल पार्टीज के विकास के सिद्धांतों को समझ, उत्पत्ति के सिद्धांतों को समझ गए होंगे। ये तीन सिद्धांत आप याद रखना, इनके संदर्भ में जो नोट्स हैं हम आपको उपलब्ध कराएंगे ही, जिसमें इनकी परिभाषाएं और एग्जाम्पल्स आपको स्पष्ट मिल जाएंगे। तो ये तो हो गई पॉलिटिकल पार्टीज की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ विचार। अब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कितने प्रकार की हो सकती हैं। थोड़ा ध्यान देना आप लोग। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दलों के प्रकार। यानी कितने प्रकार हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। तो प्रकार भी कई प्रकारों के आधार पर होंगे। तो देखिए, एक हम बात करेंगे किसकी, विचारधारा के आधार पर। यानी विचारधारा के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनती हैं या कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। दूसरी हम बात करेंगे भौगोलिक आधार पर। और तीसरी बात करेंगे हम दलों की संख्या के आधार पर।
ठीक है, तीन तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टी को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक देश में एक पार्टी तीनों पैमाने पर खड़े उतर सकती है, वो हम देख लेंगे। अब विचारधारा के आधार पर हम मूलतः तीन पॉलिटिकल पार्टी से ले लेते हैं। एक ले लेते हैं रूढ़िवादी, जिनको सामान्यतः कंजर्वेटिव बोलते हैं, या इनका जो ठीक ठीक नाम है, ऑफिशियल इनको संबोधित किया जाता है, इनको दक्षिणापंथी कहा जाता है। ठीक है, दूसरी हम ले लेते हैं वामपंथी, इनको विप्लवकारी बोलते हैं, विप्लवकारी दल यानी वामपंथी। और इनके जो बीच की स्थिति है उसको बोलते हैं हम उदारवादी दल, इनको केंद्रीय मान लीजिए। इनको सामान्यतः राइटिस्ट, इनको लेफ्टिस्ट और इनको सेंट्रलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि विचारधारा के आधार पर हम समझते हैं कि दलों को कैसे मान्यता मिली है और ये विचारधाराएं होती क्या हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि आप हैं, मैं हूं, हम किसी न किसी चीज में विश्वास करते हैं और वही विश्वास एक समय विचारधारा का रूप ले लेता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति है, वो ये मानता है कि सरकार का मूल काम समाज में समानता स्थापित करना होना चाहिए, वो उसकी एक विचारधारा हो जाएगी कि सरकार ऐसी हो जो समाज में समानता लाए। वहीं एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसको लगता है कि नहीं, समाज में समानता नहीं बल्कि सरकार तानाशाही होनी चाहिए ताकि समाज में शांति बनी रहेगी, सरकार तानाशाह होगी तो लोग विद्रोह नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं, लेकिन ये तो सामान्य सी बात है। इसके लिए संदर्भ में जो सही बात चलती है, विशेष बात चलती है, उनकी बात करते हैं हम कि विचारधाराओं के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज कैसे अस्तित्व में आई, ये लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट और सेंट्रिस्ट की क्या कहानी है। तो ऐसे समझिए, आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन सुना होगा, आपके विश्व इतिहास में अभी तक हुआ करता था 2019 तक, फ्रांस की क्रांति या फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। इसमें काफी सारी चीजें सीखने के लायक हैं, आप काफी कुछ इस क्रांति से सीख सकते हो। हमारे प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श हैं, वो भी इसी क्रांति से आए। इस क्रांति से एक बात और निकली, वो थी विचारधारा की। सीधी बात है, फ्रांस की क्रांति क्यों हुई भाई? जो राजतंत्र है उसके उन्मूलन के लिए, उसमें सुधार के लिए, जनता के शासन के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है यहाँ पर? समझने वाली बात यह है कि हर क्रांति में एक बड़ा धड़ा ये होता है कि क्रांति के पक्ष में हो, और एक धड़ा हो सकता है जो क्रांति के पक्ष में ना हो, जो यथास्थिति बनाए रखना चाहता हो। तो जो यथास्थिति बनाए रखना चाहता है वो राइटिस्ट कहलाए, और जो क्रांति के माध्यम से व्यवस्था में परिवर्तन चाहता था वो लेफ्टिस्ट कहलाए। कैसे? कुल मिलाकर जब जो राजा की सभा हुई उसमें दो धड़े अलग अलग बैठे हुए थे। जो दाहिने हो मतलब सीधे हाथ की तरफ बैठे हुए थे, राइट हैंड की तरफ, यानी कि इस हाथ पर, वो क्रांति के पक्ष में नहीं थे, वो जो व्यवस्था चली आ रही थी उसी के पक्ष में थे। तो वहीं से वो राइटिस्ट कहलाए, जिनको बाद में दक्षिणापंथी भी कहा गया। और जो लेफ्ट हैंड की तरफ बैठे थे, जो क्रांति के माध्यम से परिवर्तन चाहते थे, वो लेफ्टिस्ट या बाद में वामपंथी कहलाए। अब जरा समझिए कि क्या चाहते क्या, इनकी विचारधारा काम कैसे करती है, और भारत में कौन कौन सी पार्टी को आप कहां रख सकते हो। देखिए, रूढ़िवादी जो पार्टी है, रूढ़िवादी यानी कि दक्षिणापंथी, इसमें सबसे पहली जो बात होती है वो ये होती है कि ये समाज में यथास्थिति चाहते हैं, यानी ऐतिहासिक काल से समाज में जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं ये वही स्थिति चाहते हैं, यानी ये परिवर्तन का विरोध करते हैं। ठीक है, दूसरी बात आप ये क्या कह सकते हो कि ये स्वतंत्र, समाज में स्वतंत्रता, फ्रीडम और इक्वलिटी यानी कि समानता। समाज में स्वतंत्रता और समानता से ज्यादा महत्व किसको देते हैं? सामाजिक सोपान को, यानी सामाजिक व्यवस्था में जो उच्च था वो उच्च बना रहे और जो निम्न था वो निम्न बना रहे। हालांकि ये रिफॉर्म के पक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वतंत्रता और समानता से ज्यादा बल इनका सोपानी क्रम पर होता है। ठीक है, तो ये दो बातें हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसमें देखोगे, जो दक्षिणापंथी पार्टी हैं, कहीं ना कहीं ये
ऐतिहासिक जो गौरवशाली परंपराएं रही हैं उनके पक्षधर रहे हैं। हालांकि ऐतिहासिक गौरवशाली परंपरा हमेशा एक वर्ग तक सीमित होती है, बाकी वर्गों को या तो उसमें लाभ नहीं मिल पाता या बाकी वर्ग जो होते हैं उससे कहीं ना कहीं एक प्रकार से नकारात्मक तौर से ही प्रभावित होते हैं। जैसे कि भारतीय समाज जो है ऐतिहासिक रूप से अगर हम बात करें कि हमारी संस्कृति बहुत महान है तो इसमें कोई दो राह नहीं है, लेकिन हमारी संस्कृति में जातिवाद, अनटचेबिलिटी जैसी चीजें भी हमने देखी हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि रूढ़िवादी जो ऐतिहासिक काल से व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उनमें विश्वास रखते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी को यहां रखा जाता है, भारत में इसमें बीजेपी को रखा जाता है और बहुजन समाज पार्टी को रखा जाता है रूढ़िवादी दलों में। लेकिन यह जानने वाली बात यह है कि ये पैमाने सटीक नहीं बैठते हैं। भारत में कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, इन पैमाने पर सटीक नहीं बैठते हैं। हालांकि कुछ आधारों पर साम्यता पाई जाती है। उस आधार पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी को आप रूढ़िवादी पार्टियों में रख सकते हो। ठीक है, अब दूसरी वाली व्यवस्था कौन सी है? विप्लवकारी या वामपंथी। ये लेफ्टिस्ट कहलाए, ये राइटिस्ट कहलाए, क्योंकि ये ऐतिहासिक व्यवस्था के पक्षधर थे। जो वामपंथी हैं ये सुधार के पक्षधर थे। तो पहली बात क्या, ये यथास्थिति के इसको परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे, यानी ये परिवर्तन की बात करेंगे, यथास्थिति को बनाए नहीं रखा जाएंगे। दूसरी बात, ये समाज में स्वतंत्रता, फ्रीडम और समानता, इक्वलिटी की बात करेंगे। दो बातें हो गई। और साथ ही साथ जो सामाजिक पद सोपान है उसके स्थान पर ये समाज में कल्याण की बात करेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टी, जो विचारधाराएं हैं अलग अलग हैं। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जो वामपंथी धड़ा है ये समाज में समानता का पक्षधर तो है, इक्वलिटी का, स्वतंत्रता का पक्षधर भी है, लेकिन यानी इसके साध्य तो बड़े पवित्र हैं। साध्य मतलब उद्देश्य तो बड़े पवित्र हैं, लेकिन साधन जो है वो ठीक नहीं है। ये साधन में क्रांति को महत्व देते हैं। इनका मतलब है, मानना है कि क्रांति और हिंसा के माध्यम से समाज में समानता लाई जा सकती है। इस लिहाज से वामपंथी जो दल हैं वो साधनों के मामले में सही नहीं दिखाई पड़ते, जबकि इनका जो परिवर्तित रूप है जिसको हम समाजवाद बोलते हैं, वामपंथ का परिवर्तित रूप, इनके उद्देश्य भी समाज में कल्याण, समाज में समानता लाना है, लेकिन इनके साधन बड़े पवित्र हैं। ये हिंसा और क्रांति के स्थान पर लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी मांग रखते हैं। यानी कि वामपंथी और समाजवादी दोनों के उद्देश्य समान है, लेकिन उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के जरिए अलग अलग हैं। इसलिए वामपंथ की जो विचारधारा है दुनिया में बहुत ही कम स्वीकार की गई। और जिन देशों में आज वामपंथी हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लूं, चाइना, रशिया, ठीक है, इसके अलावा मैक्सिको, उत्तर कोरिया, वियतनाम, कंबोडिया, क्यूबा, इन देशों में आप देखोगे कि स्वतंत्रता, समानता तो है, लेकिन कहां है? तानाशाही के कारण वो दिखाई ही नहीं पड़ती है। केवल समाज में स्वतंत्रता और समानता इस लिहाज से है कि जातिवाद और धर्म को उतना महत्व नहीं दिया जाता, लेकिन लोगों के पास जो मूल स्वतंत्रताएं होती हैं, जैसे अभिव्यक्ति की, अपनी बात रखने की, सरकार की आलोचना भी करने की, ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं है। उन्हें काफी हद तक सरकार के तानाशाह रवैये का सामना करना पड़ता है। इस लिहाज से देखें तो वामपंथी जो विचारधारा है ये आज दुनिया में उतनी प्रचलित नहीं है या उतनी विश्वसनीय नहीं मानी जाती। अब चूंकि अब आप देख रहे हो ये राइटिस्ट हो गए और ये लेफ्टिस्ट हो गए, दोनों में कुछ ना कुछ कमियां हैं। ठीक है, जो राइटिस्ट हैं वो यथास्थिति के पक्षधर हैं और जो लेफ्टिस्ट हैं वो परिवर्तन के माध्यम से सब कुछ चेंज ही करना चाहते हैं। इनके बीच की स्थिति होती है सेंट्रलिस्ट। सेंट्रलिस्ट मतलब ऐसे दल, ऐसी विचारधारा जो ना तो यथास्थिति के पक्ष में है और ना ही उनको किसी क्रांति या एकदम एक घटना से परिवर्तित करने की स्थिति में है। ये कहती है क्रमिक रूप से ये सुधार के पक्षधर हैं, लेकिन सुधार कैसे होगा?
क्रमिक तौर से। यानी किसी संस्था को आप एकदम समाप्त नहीं कर सकते, किसी व्यवस्था को आप एकदम समाप्त नहीं कर सकते, उसमें क्रमिक रूप से सुधार की बात होती है। जैसे वामपंथी पार्टी में हमारे यहाँ इंडिया में देखें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, सीपीआई और सीपीआईएम, ये दो पॉलिटिकल पार्टीज को आप रख सकते हो जो वामपंथी विचारधारा की पोषक है, समर्थक है। और उदारवादी में कांग्रेस को रखा जाता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, चाहे वो रूढ़िवादी दलों के संदर्भ में हो, बीजेपी बीएसपी का, चाहे उदारवादी में कांग्रेस का हो, और चाहे फिर वामपंथ में सीपीआई और सीपीआईएम का हो, ये हर पैमाने पर सटीक नहीं बैठते, क्योंकि भारत का सामाजिक और राजनीतिक ढांचा बाकी देशों से बहुत अलग है। यानी इन विचारधाराओं में आमूलचूल परिवर्तन आ जाता है, विकृति आ जाती है, और हर दल वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार अपने एजेंडे भी चेंज कर लेता है। जैसे कि बीजेपी जो है लगातार सुधार और विकास की बात करती है, लेकिन हमने फिर भी इसे कहाँ रखा हुआ है, दक्षिणापंथी पार्टी में रखा है। तो ये तो एक सेगमेंट हो गया कि विचारधारा के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज कैसे बनती हैं या कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। अब बात करते हैं कि भौगोलिक आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज की क्या कहानी है। ये हम विशुद्ध रूप से भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। तो भौगोलिक यानी कि एक बड़े क्षेत्र के आधार पर पॉलिटिकल पार्टीज की हम कहानी की बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हो सकती हैं। तो एक तो होती हैं अपनी राष्ट्रीय स्तर के दल या नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय स्तर के दल, और दूसरे हो सकते हैं क्षेत्रीय दल। अब बात यह आती है कि कौन सा दल राष्ट्रीय स्तर का है और कौन सा क्षेत्रीय दल है, ये तय किसके द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, भारत में ये काम किसको दिया गया है, अपना भारत का निर्वाचन आयोग या मुख्य निर्वाचन आयोग या केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, इसका अपना चार्टर है, और उस चार्टर में सेक्शन है 29A। यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग का जो खुद का एक चार्टर है, एक विधि है, अपना खुद का कानून है, उसके सेक्शन नंबर 29 ये बताता है कि किस आधार पर किसी दल को राष्ट्रीय स्तर का दल घोषित किया जाएगा और किस आधार पर किसी दल को क्षेत्रीय स्तर का दल घोषित किया जाएगा। तो हम पैमाने देख लें कि भाई क्या पैमाने हैं इसके लिए। तो देखिए, कुछ पैमानों की हम बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग ने जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं उनके लिए पैमाने रखे। उसमें पहला पैमाना यह है कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज को लोकसभा के या विधानसभा के आम चुनावों में लीगल वोट के, वैध वोटों का 6% मिल जाए। यानी समझना इस बात को कि जो पहली जो शर्त है या पहला आधार है वो ये है कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, मान लो ABC कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, इसको लोकसभा के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में 4 राज्यों में, कम से कम कितने राज्यों में, 4 राज्यों में 6% वोट मिले, और वो भी कैसे हो, लीगल, यानी वैध 6% वोट हो प्लस 4 सीटें मिले, इतने ही राज्यों में। ठीक है, 4 सीटें मिले और 6% लीगल वोट मिले, तो ऐसी स्थिति में किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप क्या घोषित कर सकते हो, आप राष्ट्रीय स्तर का दल घोषित कर सकते हो। तो ABC जो पार्टी है, अगर वो किसी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% लीगल वोट लाती है, प्राप्त करती है, और कम से कम इन राज्यों में से कम 4 सीटें भी मिलती हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी। ये तो एक आधार या पैमाना है। मान लीजिए ये पैमाने पर पार्टी खरी नहीं उतरती है, तो दूसरा पैमाना ये हो सकता है कि कोई पार्टी है ABC, उसको लोकसभा के चुनाव में 2% सीट मिल जाए। कितनी? लोकसभा के चुनाव में 2% सीट मिल जाए, कम से कम 3 राज्यों में। यानी ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में 2% सीट मिल जाए, कम से कम 3 राज्यों में ऐसा होना चाहिए। अब ये 2% जो है, क्या कहानी है, लोकसभा में सीटें कितनी है, 543, इसका 2% आपको निकालोगे तो 11 होती हैं।
यानी यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ABC XYZ जो भी लोकसभा के चुनावों में कम से कम 11 लोकसभा की सीटें जीत लेता है, लेकिन वो सीटें कम से कम 3 राज्यों में हो, तो उस पॉलिटिकल पार्टी को, ABC को, चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर का दल घोषित कर सकता है। मान लीजिए ये पैमाना भी काम नहीं कर पाया, कोई पार्टी इस शर्त को भी पूरा नहीं करती, तो एक आधार और भी है कि वो 4 राज्यों में क्या हो, क्षेत्रीय दल हो। यानी कि ये चूंकि एक राज्य विशेष में होते हैं क्षेत्रीय दल, ये राष्ट्रीय स्तर के होते हैं। यदि 4 राज्यों में आपको क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला है, यानी मान लीजिए पार्टी XYZ है, ये मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय स्तर का दल है, और इसके पास वो 2 आधार नहीं है जो हम बात कर चुके हैं, बावजूद इसके चुनाव आयोग क्या घोषित कर देगा, राष्ट्रीय स्तर का दल, क्योंकि ये कम से कम 4 राज्यों में क्या है, क्षेत्रीय दल है। तो ये तो हो गई किसकी बात, राष्ट्रीय स्तर के दल की। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से दल हैं भारत में जो इस पैमाने पर खरे उतरते हैं। सबसे पहले रख लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, 4 हो गई हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, NCP, तृणमूल कांग्रेस, और अभी हाल ही में एक NPP, नेशनल पीपल पार्टी राष्ट्रीय स्तर का दल घोषित की गई है। तो ये पहले 6 हुआ करती थी, फिर TMC जुड़ी, तृणमूल कांग्रेस, और फिर अभी हाल ही में NPP। आप जानते ही हो कि बीजेपी 1919 अपना कह सकते हैं 1980 में एक पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में आई। पहले ये जनसंघ के नाम से जानी जाती थी। कांग्रेस भारत का सबसे पुराना दल है, 1885 में अस्तित्व में आया। BSP 1984 में 14 अप्रैल 1984 अंबेडकर जी की जो जयंती होती है उस दिन अस्तित्व में आई। काशीराम जी ने स्थापना की, अटल बिहारी जी इसके अध्यक्ष थे, और इसके तो आप पता ही WC बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, और AO ह्यूम इसके संस्थापक माने जाते हैं। CPI MN रॉय ने 1925 में ताशकंद में इसकी स्थापना की, और उस समय रूसी क्रांति हुई थी, तो कम्युनिस्ट पार्टी पर लेनिन की विचारधारा ज्यादा प्रभावी थी। बाद में इससे धड़ा निकला जो विशुद्ध मार्क्सवादी खुद को बोलता था। तो CPI और CPI में विभाजन हो गया 1964 में, तो ये CPI-M बन गई। NCP राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ये 1999 में अस्तित्व में आई, जब सोनिया गांधी को अध्यक्ष स्वीकार कर लिया कांग्रेस का, तो ये बोले कि नहीं वो तो विदेशी महिला हैं, तो हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाएंगे। तो क्या बोलते हैं, अपना कांग्रेस से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनी। PS संघवा, तारिक अनवर और शरद पवार जी ने ये पार्टी बनाई। इसी प्रकार 1998 में कांग्रेस से कुछ नीतिगत विवाद के कारण ममता बनर्जी ने TMC पार्टी बनाई, और जो PS संघवा जो NCP के फाउंडर भी रहे हैं, उन्होंने हाल ही में NPP बनाई। लगभग 2013-14 के आसपास ये पार्टी बनी है, ठीक मुझे नहीं मालूम, NPP, और इसके जो फाउंडर हैं वो PS संघवा है, और ये पहली नॉर्थ ईस्ट की पार्टी है जो राष्ट्रीय स्तर का दल बनी है। तो ये हो गए वो 8 दल, और ये हो गए उनके पैमाने। अब बात करते हैं हम किसकी, क्षेत्रीय स्तर के दलों की। क्षेत्रीय दलों के अगर हम आधारों की बात करें, तो पहली बात तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जिस प्रकार भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में मान्यता पॉलिटिकल पार्टीज को देता है, तो बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज होंगी जो क्षेत्रीय दल होंगे। क्षेत्रीय मतलब जिनका जो वर्चस्व है, जिनका जो माफ करना प्रभाव है, वो एक राज्य विशेष तक है, या एक से अधिक राज्य विशेष तक है, पूरे राष्ट्रीय स्तर का उनका प्रभाव नहीं है। एग्जाम्पल लूंगा तो आप समझ जाओगे। पहले आधार देख लें, इनके लिए क्या आधार तय किए गए हैं। तो पहला आधार तो ये तय किया गया है कि यदि कोई पॉलिटिकल पार्टीज, मान लीजिए इस बार XYZ लिख लेते हैं, यदि कोई पॉलिटिकल पार्टीज XYZ लोकसभा या विधानसभा, राज्यसभा को तो हम काउंट नहीं करते इसमें, ना ही विधान परिषदों को, क्योंकि उनका चुनाव जनता नहीं करती है। तो लोकसभा और विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में, यहां राष्ट्रीय स्तर के चुनाव की बात नहीं होगी, जहां एक ही राज्य की बात होगी। किसी राज्य में या तो लोकसभा की सीटों पर चुनाव हो रहे हो या विधानसभा की सीटों पर, उसमें जितने लीगल वोट पड़े हैं, वैध वोट,
उनका 6% सीटें मिल जाए, सॉरी 6% वोट मिल जाए, माफी चाहूंगा, 6% वोट मिल जाए, कम से कम 6% वोट, और साथ में 2 सीटें मिल जाए, तो चुनाव आयोग को उस दल को क्षेत्रीय दल का दर्जा देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लीगल वोट का मिनिमम 6% प्लस 2 सीट्स मिलना चाहिए, ये आधार हो गया क्षेत्रीय दल का। लेकिन अब आप समझिए कि ये तो एक आधार हो गया, मान लीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टीज को 6% वोट नहीं मिलते हैं, या मिलते भी हैं तो 2 सीटें नहीं मिलती हैं, तो और क्या तरीका हो सकता है? तो एक तरीका ये हो सकता है कि उस पॉलिटिकल पार्टीज को, उस पॉलिटिकल पार्टी XYZ को किसी राज्य की विधानसभा चुनाव में जो कुल सीटें हैं, यहां मैं लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विधानसभा के चुनाव की बात कर रहा हूं, उस XYZ पार्टी को किसी राज्य की विधानसभा चुनाव में या तो 3% सीटें मिल जाएं कुल का, या 3 सीटें मिल जाएं। अब आप समझ रहे हो ये कैसी बात है, 3% या 3 कैसी है? तो आप इस बात को पहले समझ लीजिए, ये 3%, 3 पर फिर आएंगे कि देखिए एक राज्य सिक्किम, यहां मात्र 32 सीटें हैं। एक है पुडुचेरी, यहां पर मात्र 30 सीटें विधानसभा है। और एक है हमारा यूपी और हमारा मध्य प्रदेश, यहां 403 सीटें हैं और यहां पर 230 सीटें हैं। हालांकि बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र में भी खूब सीटें हैं। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए। अब मान लीजिए मैं एमपी ले लेता हूं, हमारा अपना एमपी ले लेता हूं। एमपी में कोई पॉलिटिकल पार्टी XYZ अगर क्षेत्रीय दल का दर्जा चाहती है, तो उसके पास क्या विकल्प है कि वो उसका 3% सीटें जीत जाए। 1% कितना होगा? 2.3, यानी 9 मान लीजिए। 230 का 3% कितना हो गया? 9 हो गया। और मैं पुडुचेरी की बात करूं तो 30% का कितना हो जाएगा? लगभग 1 के आसपास। तो पुडुचेरी में अगर 3% वाली शर्त होगी तो आप 1 सीट जीतकर क्षेत्रीय दल का दर्जा मिल जाओगे। और एमपी और यूपी जैसे राज्य में अगर 3 सीटों की शर्त होगी तो 3 सीटें जीतना बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए ये बोला है कि किसी दल को या तो 3% सीटें जीतनी है उस राज्य के विधानसभा चुनाव में, या 3 सीटें जीतनी है, लेकिन जो भी ज्यादा हो। तो पुडुचेरी में देखेंगे तो 3 सीटें ज्यादा होंगी 3% से, और एमपी में देखेंगे तो 3% ज्यादा होंगे 3 सीटों से। इस बात को आप समझ गए होंगे। यानी आपको अपनी विधानसभा में या तो 3% सीटें जीतनी है कुल संख्या का, या 3 सीटें जीतना है, बशर्ते जिनकी संख्या ज्यादा हो। अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो भारत का चुनाव आयोग किसी दल को क्षेत्रीय दल का दर्जा देने में कोई संकोच नहीं करेगा, दर्जा दे देगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लूं, कुछ एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आप समझ जाओगे ये क्षेत्रीय दल कौन कौन से हैं। जैसे मध्य प्रदेश में सामान्यतः मुझे क्षेत्रीय दल समझ में नहीं आते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी यहाँ, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस तो मुख्य पार्टी हैं, थोड़ी बहुत भूमिका रही है किसकी? बहुजन समाजवादी पार्टी की। तो ये तीनों ही पार्टी कैसी हैं? राष्ट्रीय स्तर की हैं। तो हम यूपी से शुरुआत करते हैं। यूपी में आप देखोगे तो समाजवादी पार्टी सपा क्या हो जाएगी? एक क्षेत्रीय दल हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी क्षेत्रीय दल हो जाएगी। अगर मैं बात करूं तमिलनाडु की तो डीएमके, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, और AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, ये पार्टियां क्या है? क्षेत्रीय दल हो जाएंगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना, ठीक है, पंजाब में अकाली दल, ठीक है, बिहार में, बिहार का जरूर नाम लिख दूं, अभी चुनाव भी है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी, जो पहले राष्ट्रीय स्तर का दल था लेकिन अब क्या हो गई है? क्षेत्रीय दल हो गई है 2011 से। फिर नीतीश कुमार की पार्टी JDU, कर्नाटक में एक JDS भी है, जनता दल सेकुलर। यानी भारत में लगभग 50 के आसपास आपको क्षेत्रीय दल मिल जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय दल कितने हैं? 8। उन 8 को आपको पढ़ना है। 30 वर्ड में कुछ भी पूछ सकता है, प्रीलिम्स में खूब क्वेश्चन पूछे ही गए, तो आप उनके फाउंडर, उनके स्थापना वर्ष, उनकी आइडियोलॉजीज के बारे में थोड़ा जानें, ठीक है।
और क्षेत्रीय दल तो आप समझ ही गए कि भाई इतने बता दिए। आप अगर 2 3 4 लिखने हैं तो आप इजीली तमिलनाडु, यूपी, दिल्ली, ठीक है, बिहार, इनके ले सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गए क्या, क्षेत्रीय दल। और हमने 2 तरीके देख लिए इन दलों के, एक हमने विचारधारा के आधार पर देख लिए और दूसरा देख लिया हमने किस आधार पर, भौगोलिक आधार पर। अब तीसरा जो है वो है दलों की संख्या के आधार पर। क्या दलों की संख्या हो सकती है? तो अलग अलग देश में दलों की अलग अलग संख्या है। जैसे आप देखिए, एक किसी देश में केवल एक पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, किसी देश में 2 पॉलिटिकल पार्टी हो सकती हैं, और किसी देश में कई सारी या अनेक पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं। अनेक मतलब बहुदलीय शासन प्रणाली हो जाएगा, बहुदलीय प्रणाली हो जाएगा। जैसे चाइना, एकमात्र पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। मैंने आपको बहुत पहले लोकतंत्र और प्रजातंत्र में अंतर बताया था। तो प्रजातंत्र हमेशा साम्यवादी देशों में ही होता है, जहां वोटिंग अनिवार्य होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक विचारधारा होती है, इसलिए मतदान 100% से थोड़ा ही कम होता है, 99% से ज्यादा होता है। तो वहां चूंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो एक ही आइडियोलॉजी, और चूंकि ये डेमोक्रेसी तो है लेकिन ये पीपल डेमोक्रेसी है, इसलिए जहां पर मतदान अनिवार्य होता है, इसलिए वोटिंग ज्यादा होती है। अब जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 2 में, यूएसए और ब्रिटेन। यूएसए में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक तो है हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिक पार्टी। रिपब्लिक पार्टी डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी, और डेमोक्रेटिक आप बराक ओबामा से याद रख सकते हो, आप अभी कमला हैरिस से याद रख सकते हो। तो वो 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इसी प्रकार ब्रिटेन में 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी लेबर पार्टी। लेबर पार्टी वो पार्टी है जिसने भारत की आजादी की घोषणा की थी, ठीक है। तो ये दल हो गए। और एक देश हो सकता है जहां कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हों, जैसे कि भारत। आपको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नाम मैं अभी बता चुका हूं। तो जैसे भारत हो गया, इंडिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऐसे देशों में एक या 2 पार्टी ना होकर, जैसे व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है वैसे ही लोगों को पार्टियां बनाने का अधिकार भी होता है, इसलिए इन देशों में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलती हैं। तो ये विचारधारा के आधार पर, फिर भौगोलिक आधार पर और दलों की संख्या के आधार पर हमने पॉलिटिकल पार्टीज देख ली। आशा है कि आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी आप डाउट मुझसे पूछोगे, बिल्कुल पूछोगे, जो भी चीज आपको लगती है। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल पार्टीज के प्रकार। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज की विशेषताओं की। देखिए, अब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज की विशेषताओं की, राजनीतिक दलों की विशेषताओं की बात कर रहे हैं। और यहां याद रखना, मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं, यानी मैं हेडिंग क्या बना दूं, भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, इनकी विशेषताओं की बात कर लूं। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज की विचारधाराएं हो सकती हैं? बिल्कुल, हमने देखी, मतलब विशेषताएं हो सकती हैं। तो बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज में जो जो लक्षण होंगे उनको हम उनकी विशेषताएं मानेंगे। और हम बात कर रहे हैं किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। तो देखिए, एक एक करके लेते जाएं हम। सबसे पहली जो विशेषता है वो हमने अभी पिछले टॉपिक की आखिरी बात की, बहुदलीय प्रणाली। यानी भारत ऐसा लोकतंत्र है, ऐसा लोकतंत्रात्मक देश है जहां बहुदलीय शासन प्रणाली अस्तित्व में है और हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने, पॉलिटिकल पार्टीज बनाने और वोट देने का पूरा पूरा अधिकार है, ठीक है। अगर हम दूसरी विशेषता की बात करें तो ये हो जाएगा एक दल का प्रभुत्व। पहले हम हेडिंग बना लेते हैं, फिर हम चर्चा कर लेंगे इनकी, ठीक है। व्यक्ति का महिमा मंडल, एक विशेषता ये हो जाएगी, इनको डिटेल कर लेंगे हम। महिमा मंडन, स्पष्ट विचारधारा का अभाव, ठीक है। इसके अलावा प्रभावशाली विपक्ष का अभाव,
इसके अलावा आप ये कह सकते हो कि दल बदल की प्रवृत्ति, ये भी विशेषता ही मान लीजिए, लक्षण मान लीजिए हमारे देश में, ठीक है। और आप इसके अलावा क्या कह सकते हो, दलों की अवसरवादी प्रवृत्ति, ठीक है। दलों पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दल हैं, उन पर धर्म जाति का प्रभाव, और भी कई सारी विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे एक एक करके हम बात कर लेंगे। देखिए, बहुदलीय प्रणाली तो आप समझ ही गए हो कि भारत में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, संविधान इसकी अनुमति देता है, हर व्यक्ति को अपना दल बनाने की अधिकार है। हालांकि उसके परफॉर्मेंस पर तय होता है कि वो दल राष्ट्रीय स्तर का है, क्षेत्रीय स्तर का है, या केवल दल मात्र है। एक दल का प्रभुत्व, अब आप देखोगे ये भारतीय लोकतंत्र की विडंबना कह लीजिए या भारतीय वोटर्स का मिजाज कह लीजिए, वो अधिकतर एक पार्टी में ज्यादा विश्वास दिलाते हैं। हालांकि ये कोई एब्सोल्यूट बात नहीं है, लेकिन अधिकतर उदाहरणों से आप समझ सकते हो। जैसे कि आजादी के बाद से लेकर लगभग 90 के दशक तक, बीच में जनता सरकार का 2-3 साल का कार्यकाल छोड़ दीजिए, तो कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा। उसके बाद 90 के दशक तो पूरा अव्यवस्थाओं का था, कई सारी सरकारें आई गई, दल बदल और कई सारी चीजें हुई। उसके बाद फिर कांग्रेस सत्ता में रही, और अभी आप देखिए बीजेपी पूर्ण बहुमत से सत्ता में है। तो एक प्रकार से आप देखोगे कि अधिकतर भारत पर एक पार्टी ने शासन किया है। एक लंबे अवधि से कांग्रेस का शासन था, और पिछले 5-6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय सरकार पर प्रतिनिधित्व है, और अभी उनके पास 4 साल और हैं, और आगे भी संभावना है। तो ये बात भी सटीक बैठती है कि भारत में केंद्रीय राजनीति में एक दल का प्रभुत्व रहा है। हालांकि 30 साल गठबंधन की राजनीति के भी थे, लेकिन 40 साल तक एक दल ने यहां शासन किया है। फिर व्यक्ति का महिमा मंडन, ये भारतीय राजनीति की दलीय प्रणाली की प्रमुख विशेषता है कि पॉलिटिकल पार्टीज में एक व्यक्ति का वर्चस्व हमेशा रहा है। जैसे वर्तमान में मोदी जी, बीजेपी में सर्वे सर्वा कह लीजिए और अमित शाह जी को कह लीजिए, खासकर मोदी जी का ही वर्चस्व है। कांग्रेस में इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनका वर्चस्व रहा। ये केवल राष्ट्रीय पार्टियों तक सीमित नहीं है। अगर आप क्षेत्रीय पार्टी देखिए, सबसे अच्छी पार्टी जो आप कह सकते हो फिलहाल आम आदमी पार्टी, उसमें भी है तो एक ही व्यक्ति का वर्चस्व। आप अगर समाजवादी पार्टी देखोगे तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव तक सीमित है। राष्ट्रीय जनता दल देखोगे तो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, इन तक सीमित है। तृणमूल कांग्रेस देखोगे तो ममता बनर्जी तक सीमित है। आप और भी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें आप देखोगे कि एक दल का प्रभुत्व हमारे देश में दिखाई पड़ता है, यानी एक व्यक्ति का महिमा मंडल उसमें दिखाई पड़ता है। फिर है स्पष्ट विचारधारा का अभाव। अगर आप बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दें, जैसे बीजेपी के स्पष्ट एजेंडे थे कि हमें 370 रिमूव करना है कॉन्स्टिट्यूशन से, हमें मंदिर बनाना है संवैधानिक तरीकों से कोर्ट के जरिए, ठीक है, कॉमन सिविल कोड लाने हैं, और उन्होंने जो जो एजेंडे थे उनको लगभग पहले से स्पष्ट कर रखा था। इसी प्रकार कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्पष्ट अपना स्पेशल एजेंडा है, स्पष्ट एजेंडा है कि भाई हमें मजदूरों के हितों में काम करना है, हमें इस तरीके से काम करना है। इसके अलावा भारत में किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज की कोई विचारधारा है ही नहीं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी दल हो, जनता दल हो, सब सेकुलरिज्म की बात करेंगे, सब गांधीवाद की बात करेंगे। स्पष्ट एजेंडे किसी के पास नहीं है, इसलिए स्पष्ट विचारधारा का अभाव दिखाई पड़ता है। प्रभावशाली विपक्ष का अभाव, आप विगत 6 वर्षों से देख ही रहे होंगे कि जो एक शर्त होती है लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए, वो ये कहती है कि लोकसभा की कुल सीटों का 10% मिलना चाहिए। यानी कि 552 लोकसभा सीटें हैं, 545 लोकसभा सीटें हैं, तो 55 मान लीजिए, इतना किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिल पाया। इसलिए ऑफिशियल आज भी हमारे पास नेता प्रतिपक्ष नहीं है। ये तो आज की बात है। शुरुआती 3 लोकसभा चुनाव में किसी दल को इतनी सीटें नहीं मिली कि विपक्ष की भूमिका अदा कर सके। यानी भारतीय राजनीति में एक प्रभावशाली विपक्ष का अभाव हमेशा रहा है। जैसे आप ब्रिटेन और अमेरिका में देखोगे तो वहां के विपक्ष बहुत रचनात्मक है, भारत में रचनात्मकता का अभाव दिखाई देता है। दल बदल की प्रवृत्ति, ये तो आप देख ही रहे होगे, मध्य प्रदेश में हुई, राजस्थान में हुई, और कई सारे राज्यों में ऐसा हो रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज के चिन्ह पर
नाम पर आप चुनाव जीत कर आते हो और अपने व्यक्तिगत हितों के लिए आप उस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में चले जाते हो। हालांकि भारत में इसके लिए कानून भी है, लेकिन भारत में कानूनों के कई सारे अपवाद भी होते हैं, उसी का सब फायदा लगातार उठा रहे हैं। तो एमपी और राजस्थान में तो हो नहीं पाया, लेकिन एमपी इसका स्पष्ट उदाहरण है। फिलहाल दलों की अवसरवादी प्रवृत्ति, इसको इसी का व्यवहारत्मक रूप मान लीजिए कि जहां किसी व्यक्ति को लगता है, अगर वो एमएलए या एमपी है, कि यार यहाँ ठीक नहीं है, उस पार्टी विशेष में जाने से मुझे फायदा है। तो ये दो तरीके से होता है, एक चुनाव के पहले, एक चुनाव के बाद। चुनाव के बाद होगा तो दल बदल होगा, चुनाव के पहले होगा तो अवसरवाद होगा। जैसे कि आप, ऐसा नाम नहीं लेना चाहिए, मैं फिर भी बता दूं आपको एग्जाम्पल के तौर पर, रामविलास पासवान जी को जानते होंगे। वो कभी भी विपक्ष में नहीं होते, वो हवा पहचानते हैं, रुख पहचानते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है, और उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ जाते हैं और अच्छा खासा मंत्रालय और अपना रसूख रख पाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन्हें अगर किसी व्यक्ति विशेष को ऐसा लगता है कि उस पार्टी में जाने से फायदा है और अपनी पार्टी को छोड़ देना, तो ये अवसरवाद होता है। भारत में ऐसे कई एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, आप ये जानते भी होंगे। इसके अलावा आप देखोगे भारत की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो किसी न किसी धर्म और जाति से प्रभावित होती है। जैसे मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पे हमेशा लगते रहा है, बीजेपी को प्रो हिंदू पार्टी बोला जाता है, और बिहार और यूपी की राजनीति जाति पर चलती है, वहां समीकरण चलते हैं जातियों के। तो हर पॉलिटिकल पार्टी एक जाति विशेष या एक से अधिक जाति विशेष के लोगों को अपने पक्ष में करने का प्रभाव करती है। तो इस प्रकार भारत के राजनीतिक दलों पर धर्म और जाति दोनों के प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की हो गई विशेषताएं। अब अगली बात जो होगी वो हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के कार्य क्या होते हैं और उनमें कमियां कौन कौन सी हैं। देखिए, ये सिंपल सी बात है कि हम कार्य की बात कर लें पॉलिटिकल पार्टीज के, और हम बात कर लें किसकी, उनमें सीमाएं क्या हैं और या कमियां क्या हैं। तो इतनी सारी जो हमने बात की है अभी, इन्हीं से हम उनके कारण निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम कारण निकालें पॉलिटिकल पार्टीज के कि पॉलिटिकल पार्टीज के क्या कार्य होते हैं, तो भाई सबसे पहली बात चुनाव लड़ना। भाई चुनाव लड़ने के लिए तो पार्टी बनाई गई है, ठीक है। अगर चुनाव लड़ोगे तो सीधी सी बात है, दो चीजें होंगी, अगर जीतते हो तो या तो एमपी बनोगे या एमएलए बनोगे। मतलब हमारे यहाँ तो केंद्र राज्य में ही चुनाव के माध्यम से पहुंचते हैं। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पर आपको जो काम दिए जाएंगे वो काम आप करोगे। तीसरा, बहुमत में आओगे तो सरकार बनाओगे, सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो निर्वहन करोगे, और अगर चुनाव नहीं जीतते, बहुमत में नहीं आते हो, तो विपक्ष के रूप में काम करोगे। एक प्रभावशाली विपक्ष के रूप में काम करना पॉलिटिकल पार्टीज का उतना ही महत्वपूर्ण काम है जितना महत्वपूर्ण काम सरकार के तौर पर जनता को शासित करने का काम। तो ये कार्य किसके हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के। फिर और क्या है, अगर पॉलिटिकल पार्टी विपक्ष में है तो सरकार के जो दावे हैं, जो कार्य हैं, उनकी समीक्षा करेंगे, और उनमें कोई दोष होगा तो जनता के समक्ष रखेंगे। इसी प्रकार सरकार और जनता, गवर्नमेंट और पब्लिक, इनके बीच में कड़ी का कार्य भी कौन करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे। और ये प्रमुख काम है पॉलिटिकल पार्टीज के, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। आप इतने पॉइंट्स याद रख सकते हो डिटेल में, जो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, असाइनमेंट इसके मैं उपलब्ध करा दूंगा, तो आप समझ गए होंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज के भी कई प्रकार के काम हैं। लेकिन भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी आलोचनाएं होती हैं, और उनमें उनकी कई सारी कमियां भी उनमें व्याप्त हैं। तो हम आखिरी बात जो है पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में यही कर लेते हैं कि कौन कौन सी कमियां हैं। तो आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में हमेशा से आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। आंतरिक लोकतंत्र मतलब कि भारत तो सिस्टमेटिक तौर पर चलता है, लोकतंत्र में हर चीज के लिए नियम कानून है, लेकिन पार्टियां अपने नियम कायदों पर नहीं चलती, कहीं ना कहीं एक प्रकार से मनमानी करती हैं। उनमें इंटरनली डेमोक्रेसी का अभाव पाया जाता है, कुछ कमियां पाई जाती हैं, जैसे कि स्पष्ट हिसाब न दे पाना।
आप पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने के लिए कई सारे व्यापारियों आम जनता से चंदा लेती हैं, लेकिन चंदा कितना मिला इसकी उनके पास कोई वो इतनी इसकी जानकारी सरकार को उपलब्ध नहीं कराती हैं। हिसाब ना दे पाना, भ्रष्टाचार के भी मामले देखे गए हैं कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने कई हद तक भ्रष्टाचार किया। मतलब भ्रष्टाचार का मतलब ये नहीं कि केवल पैसे अपने पास रखकर या दुरुपयोग करना, आप पैसों को केवल अपने पास इकट्ठा करना ही भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि आप उस पैसे गलत तरीके से लोग चुनावों में यूज कर रहे हो और शराब बांट रहे हो, तो ये भी एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। तो स्पष्ट हिसाब ना दे पाना, भ्रष्टाचार करना, ये आंतरिक लोकतंत्र की कमी दर्शाता है पॉलिटिकल पार्टीज में। इसके अलावा आप ये कह सकते हो इसमें एक वंशानुगत, या मैं इसको शब्द बोल दूं परिवारवाद देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज में, तो ये इनमें आंतरिक लोकतंत्र की कमियां हैं। इसके अलावा धर्म जाति जैसे मुद्दों का दुरुपयोग करते हैं। भारत का जो संविधान है वो बात करता है कि समाज में सभी बराबर हैं, ठीक है, कोई जातिगत धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और संविधान राष्ट्र की एकता अखंडता को सबसे वरीयता देता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने हित साधने के लिए कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति या बांटने की राजनीति भी करती हैं। इसके एग्जाम्पल मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप इससे खूब अच्छी तरह से परिचित हो गए। तो कहीं ना कहीं धर्म और जाति के नाम पर बांटना और अपने हित साधने के लिए समाज को खंडन करना, ये भी भारत में पॉलिटिकल पार्टीज में दोष नजर आते हैं। इसके अलावा जो खर्च सीमा है, खर्च सीमा से अधिक, भारत में स्पष्टता बताया गया है कि भाई लोकसभा के चुनाव में कितना खर्च करना है, विधानसभा के चुनावों में कितना खर्च करना है। पॉलिटिकल पार्टियां अपने निर्धारित खर्च से ज्यादा पैसा खर्च करती हैं और उस पैसे को लोगों में बांटना, शराब बांटना, कपड़े बांटना, यानी उन सारे प्रोपोगेंडो में यूज करती है, जिससे कहीं ना कहीं इलेक्शन प्रभावित होता है। ये कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर भी है कि वो उस चीज को ठीक से पकड़ नहीं पाते, लेकिन बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा होता है। और आप क्या कह सकते हो, पॉलिटिकल पार्टीज में खर्च सीमा से अधिक होगा। इसके अलावा आप कह सकते हो कि जो आचार संहिताएं होती हैं, आचार संहिता व्यक्तियों के लिए भी होती है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी होती है। पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी होती है कि चुनाव आयोग द्वारा जो आचार संहिता निर्धारित की गई है उनका कड़ाई से पालन करें और जनता से करवाएं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि आचार संहिता की सबसे धज्जियां पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा ही उड़ाई जाती हैं। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अच्छे काम तो करते हैं, जो हमने बात की उनके काम डायमेंशनल है, उनके काम है, मल्टी डायमेंशनल वर्क है, लेकिन साथ ही साथ उनमें कई सारी कमियां भी हैं, कई सारे दोष भी हैं। देखिए, तो इस प्रकार हमने सीमाएं और कमियां देख ली हैं पॉलिटिकल पार्टीज की। आपने आज राजनीतिक दलों के बारे में व्यापक समझ विकसित कर ली होगी कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं, इनकी ऐतिहासिक उत्पत्तियां कैसे हुई हैं, कैसे ये काम करती हैं, लोकतंत्र में ये किस प्रकार अपना अहम भूमिका निभाती हैं और लोकतंत्र रूपी गाड़ी को किस प्रकार ये खींचकर आगे बढ़ाती हैं। हालांकि हमने एक पक्ष ये भी देखा कि इनमें कई सारी कमियां भी हैं। हमारी परीक्षा के लिहाज से ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कौन सी कमियां हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो लगभग हर सेगमेंट हमारा पूरा हो गया है। जो अगला वाला लेक्चर होगा उसमें हम इसी को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे, मतदान व्यवहार, कि भारत में लोग वोट देते समय किन किन कारकों को ध्यान में रखते हैं, वही मतदान व्यवहार कहलाएगा। तो फिलहाल ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, और जो डाउट सेशन होगा हमारा उसमें आप मुझसे इसमें जो बात समझ में नहीं आई हो पूछ सकते हो और अपने सुझाव भी दे सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।